हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश आज बात करने वाला हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। उन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ दीपक सर उपस्थित हैं जो आप सभी को बताएंगे महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, जो सुरेश जी का प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुजनों के लिए एक प्रश्न, ऐसा प्रश्न होना, ऐसा मन में चीज़ें आना और बहुजनों की एक बड़ी ताकत है। और हर बहुजन को, हर शूद्र अतिशूद्रों को ये अपने महानायक के बारे में ज़रूर पढ़ना और समझना चाहिए। जैसे सुरेश जी का प्रश्न था कि महात्मा ज्योतिबा फुले कौन थे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, ये दुनिया एक बगीचा है। इसे सहेजने और संवारने के लिए और बचाने के लिए हर दौर में एक माली की ज़रूरत होती है। भारत रूपी बगीचे को जिन मालियों ने सहेजा, सजाया और संवारा और बचाया, हम उन्हें आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाने में कितने सफल रहे हैं। जाति धर्म के आधार पर लैंगिक भेदभाव, किसान मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनगिनत कांटों को जिन्होंने हटाया, आत्मसम्मानी रूपी फूल खिलाए, आगे एक माली ऐसा भी था जिन्हें क्रांति ज्योति कहा जाता है। उस क्रांति ज्योति को हम कितना और कैसे याद करते हैं। आज शिक्षा जगत से जुड़ा, कलम के लिए लड़ने वाले उस व्यक्ति को हम कितना याद करते हैं। बराबरी और आज़ादी के लिए लड़ने वाले उस व्यक्ति को, महिलाओं के लिए जो लड़ते रहे, आज महिलाएं कितना याद कर रही हैं। आज के किसानों को पता है कि सदियों पहले किसान का कोड़ा किसको महसूस हुआ था। मजदूरी के लिए पहला ट्रेड यूनियन बनाने वाला पहले व्यक्ति के बारे में क्या मजदूरों को पढ़ाया और बताया गया। शूद्रों, अतिशूद्रों को गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले उस शख्स को बहुजन आज कितना याद करते हैं, कितना पढ़ते हैं और कितना जीते हैं। 21वीं सदी के गुलामी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस माली की क्या अहमियत थी। आज हम बात करेंगे भारतीय पुनर्जागरण के अगुआ, राष्ट्र निर्माता, क्रांति ज्योति ज्योतिराव गोविंदराव फुले पर। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक यादव का। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन कल्चर में। दोस्तों, इस चैनल में हम कवर करते हैं देश के एक महान क्रांतिकारियों को जो इस वायुमंडल पे, इस एटमॉस्फेयर में, वह चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वह अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, या समाज के किसी भी क्षेत्रों में जो समाज पीछे जाता हो उसमें आगे आके अपना योगदान दिया हो, उनकी इस चैनल में हम लोग कवर करते हैं। दोस्तों, इस देश में बहुत महान क्रांतिकारी रहे हैं, जैसे पेरियार, ललई सिंह यादव और महात्मा ज्योतिबा फुले जी, सावित्री फुले जी बहुत महान क्रांतिकारी रहे हैं। दोस्तों, आज बहुजन उनको कितना याद करता है, कितना याद करता है। 21वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया के बड़े हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियों का दौर चल रहा था। मध्य भारत के पश्चिम में एक घटना घटती है। वहीं एक नौजवान अपने सबसे प्रिय दोस्त की बारात में शामिल होता है। अचानक बाराती के बीच से चिल्लाने की आवाज़ आती है, ये शूद्र लोग हम लोगों के साथ बारात में कैसे साथ में चल रहे हैं। घोर और अनर्थ हो गया, ऐसा कह के लोग उन्हें भगा देते हैं। उस धक्के मार के जब भगा देते हैं प्रिय दोस्त की शादी में, तो बारात के से निकलने के बाद उसी रास्ते में एक शूद्र गले में हंडी और पीठ में एक झाड़ू लेके निकलते हैं। बोलते हैं कि आपको समझना चाहिए, ये ब्राह्मणों की शादी में आप कैसे चले गए। जिन ब्राह्मणों की शादी में वो सबसे प्रिय दोस्त की शादी में गए थे, वो सारी बात आके अपने पिताजी को बताते हैं। पिताजी बोलते हैं, आपको समझना चाहिए था कि हम लोग शूद्र हैं, अच्छा हुआ तुम्हें कुछ ज़्यादा दंडित नहीं किए। भारत की आज़ादी के 100 साल पहले भारत के पश्चिमी छोर पर यह घटना घट रही थी। उस घटना के उन्हें यह पाठ पढ़ा दिया कि कितना मनुष्य इस सबसे बड़ी जाति के बीच में बंधा हुआ है। उन्होंने जाति के विनाश के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाया। 11 अप्रैल
1828 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के जमुनाबाई गोविंद के घर पर उनका जन्म हुआ। जी सर। बचपन में माता का देहांत और पिता का शगुणाबाई ने उनको पाला था। स्कूल भेजा, पिता गोविंद राव ने खुद स्कूल गए और वहाँ पर उनके पिताजी फूलों का बिजनेस करते थे, मतलब धंधा था उनके पास। स्कूल जाने पर लोगों ने शिकायत की। शिकायत करने पे वे जो एरिया के ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने शिकायत उनके पिताजी से किया कि इन्हें स्कूल क्यों जाने देते हो आप, इन्हें अपने धंधे में लगाइए। उससे वापस अपने काम में लगा देते हैं उनके पिताजी। उसी समय दो लोग ज्योतिराव के मित्र थे, गफ्फार बेग मुंशी और पादरी लेजेंड। जी सर। उन लोगों ने सलाह दिया और कि इनको स्कूल भेजना चाहिए, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। जी सर। स्कार्टिक स्कूल में पढ़ने का सिलसिला शुरू होता है। वहीं से शुरू होता है ज्योतिराव का नया सिलसिला और नया आगाज। जी सर। वह व्यक्ति कुछ दिनों में पुणे शहर में स्कूलों का श्रृंखला खड़ा कर देते हैं, जिनको स्कूलों से निकाल दिया गया था। जी सर। जब अपने शहर का उन्होंने एजुकेशन हब बना दिए। जी सर। जब स्कॉटिश स्कूल में ज्योतिराव को भेजा गया तो उन्होंने दुनिया का इतिहास पढ़ा और समझा। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को अपने पढ़ने का माध्यम बनाया। जी सर। वो दो चीज़ें जिन्होंने ज्योतिराव को प्रभावित किया वो था फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। जी सर। उन दोनों क्रांतियों में पढ़ने और सीखने के बाद ज्योतिराव के मन में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के आगाज इन्होंने दो क्रांतियों से सीख लिया था। जी सर। इन्हीं के साथ साथ सिलसिला शुरू होता है जब ज्योतिराव शिक्षा की अहमियत को समझते हुए, जाति के उन्मूलन की अहमियत को समझते हुए सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को आगाज करते हैं। उस आगाज का बीज उत्पन्न होता है सन 1848 में, जब पुणे के पेट में अछूत बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं। उन्हीं के बाद जब मुश्किल आती है स्कूलों में पढ़ाने कौन जाएगा, लेकिन स्कूल में ब्राह्मण जाति के लोग ही पढ़ाने जाते थे। जब ब्राह्मण के लोग पढ़ाने जाते थे तो दूसरे ब्राह्मण उन ब्राह्मणों का विरोध करने लगे। तो उन ब्राह्मणों के लिए एक बड़ा चैलेंजेस आ गया, जिनके चलते उन ब्राह्मणों को ज्योतिराव के स्कूल को छोड़ना पड़ा। फिर अपने अहमदाबाद में एक टूर पर निकले थे, वहाँ पर उनको फिलिप मिलते हैं। उन्होंने उस समस्या को, अपनी महिलाओं को नहीं पढ़ते हैं, फिलिप ने ये बताया कि आप अपने देश की महिलाओं को नहीं पढ़ाते हैं, ये देश आपके देश की सबसे बड़ी समस्या। ज्योतिराव अपनी पत्नी को इन सारी बेड़ियों को पार करने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और स्कूलों की श्रृंखला शुरू कर दी। 1849 के गंजपेट मोहल्ले में दूसरा स्कूल खोला गया। 1852 में तीसरा स्कूल खोलते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल, अछूत बच्चों के लिए स्कूल खुलते हैं और सभी के लिए स्कूल खुलते हैं। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही नहीं खुलते हैं, ब्राह्मणों के लिए भी खुलते हैं, अछूत बच्चों के लिए खुलते हैं, महिलाओं के लिए खुलते हैं। और 1852 में वो वाचनालय खोलते हैं। पहले के वाचनालय जो होते थे सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे, इस वाचनालय में आप कोई भी पढ़ सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले हुए थे। अछूत बच्चे, जो महिलाएं थी जो कभी स्कूल नहीं जाती, वो वाचनालय में जाके बैठ सकते थे। स्कूल में मिलने वाले जो स्कूल से निकाल दिए गए थे, आज उनको स्कूलों की श्रृंखला खड़ी कर देते हैं। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं था स्कूल, सबके लिए स्कूल था। ज्योतिराव कहते हैं कि अमेरिका की क्रांति और अफ्रीका की क्रांति गुलामों की प्रथा थी और इस गुलामी की मुक्ति की लड़ाई गुलामों ने भी लड़ी, साथ साथ जिन लोगों ने गुलाम बनाया था उन्होंने भी लड़ा। लेकिन भारत जैसे देशों में थोड़े से ब्राह्मण क्या स्कूल में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के स्कूल में पढ़ाने जाते थे तो उनका ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया और इस बात की शिकायत ज्योतिराव व फुले को हर समय रहा करती थी। और शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने जो काम किया, अपने मित्रों के साथ उनके सहयोग से उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में सम्मानित किया गया। सन 1849 और 50 का दौर रहा होगा जब 22 साल की उम्र में फुले ने ब्राह्मणों को दान देने का विरोध किया। आज मंदिर के नाम पे आपको दान मांगा जा रहा है, मस्जिद के नाम पे आपको दान मांगा जा रहा है। उस समय देशबंधु नाम का एक पत्र निकलता था, जिन्होंने अछूत के लिए एक हौद खोद दिया था। महात्मा ज्योतिबा फुले विधवा विवाह के हिमायती थे। महादेव गोविंद रनाडे
उस समय के सबसे बड़े समाज सुधारक हुआ करते थे। उनकी बहन विधवा हो गई थी। ज्योतिबा फुले ने उन्हें झूठा समाज सुधारक कहा और उस समय कुछ दिनों में अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मतलब रनाडे के पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तब गोविंद रनाडे 13 वर्ष की आयु में एक लड़की से शादी कर लेते हैं। तब ज्योतिबा फुले उस पत्र में उन्हें डींग हाँकने वाला समाज सुधारक कहा। यह वही बात है जिस बात के चलते डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले को कहा कि बाकी लोग परिवार सुधारक थे, ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे। डॉक्टर अंबेडकर अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक शूद्र कौन थे, ये पुस्तक समर्पित किया तीनों गुरुओं में एक गुरु ज्योतिबा फुले को। फुले दंपत्ति ने विधवाओं के लिए आश्रम खोला, आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। फुले दंपत्ति ने ये सब काम किया। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित आत्मसम्मान सेल्फ डिग्निटी के लिए पूरे भारत में लोगों को चर्चा का एक विषय बन गया। आज आज़ादी के 70 साल बाद हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, लैंगिक भेदभाव, जातियों का भेदभाव। किंग और अब्राहम लिंकन को बार याद करते हैं और आत्मसम्मान को आगे चलकर 24 सितंबर 1873 को एक सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। वही सत्यशोधक समाज जो परिवार के लिए नहीं था, एक मुकम्मल भारत की पुनर्जागरण का आगाज़ था। इस पूरे सत्यशोधक समाज का काम था धर्म, जाति, लैंगिक भेदभाव को, इस तरह के तमाम कर्मकांडों का विरोध उन्होंने किया। सामाजिक कार्यक्रमों को नए तौर तरीके से शूद्रों अतिशूद्रों के लिए खोला गया। क्या आपने पढ़ा कि ज्योतिबा फुले वाकई समाज सुधारक थे? वे ऐसा काम क्यों करते थे? 1873 तक आते आते उन्होंने शिशु संगोपन गृह और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय विधवा हो जाने वाली महिलाओं को जो बलात्कार हो जाया करता था या उनकी शिकार हो जाया करती थी, उनका सामाजिक बहिष्कार होता था। फुले दंपत्ति ने उन्हें अपने विधवा आश्रम में, शिशु संगोपन गृह में, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में उन्हें जगह देते थे। क्या आज इन विमर्श के लिए, इन बातों के लिए जगह है कि फुले दंपत्ति ने उनके लिए क्या किया? लेखक फुले से आप कितना वाकिफ़ हैं? 1869 में ब्राह्मणों की चातुर किताब लिखी। क्या चालाकी है ब्राह्मणों की। 1869 में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का पावड़ा लिखा। 1884 में अछूतों की कैफियत लिखी। इससे ज्योतिबा फुले को आप कितना वाकिफ़ हैं? आज किसान कितना परेशान है। 1884 में किसानों का कोड़ा लिखा। ज्योतिबा फुले किसानों के लिए शिक्षा, विकास, तकनीकी के लिए कितना परेशान थे। किसानों की शिक्षा, तकनीकी, विकास पे काम नहीं हो रहा था, इसलिए अंग्रेज़ों से शिकायत कर रहे थे। अकाल के समय बच्चों को ठहरने की उन्होंने व्यवस्था किया। 1886 में डिकेन एग्रीकल्चर रिलीफ फंड में अपनी भूमिका निभाई। इन सब में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद करनी पड़ेगी। किसानों के कोड़ा में उन्होंने लिखा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति, गति बिना नीत गई नीति, नीति बिना गया वित्त, वित्त बिना चरमराए शूद्र। एक अविद्या ने किए कितने अधर्म। स्पार्टा के वीरों को याद करते हुए भारत की श्रमशील, श्रमजीवी, कामगार, किसान जातियों की आवाज़ उठाने वाले ज्योतिबा फुले को आज के किसान कितना याद करते हैं? क्या किसानों को उनको अपना अगवा चेहरा बना के नहीं पेश करना चाहिए था? इस चर्चा का सवाल भूमिहीन किसान, छोटी ज्योति के किसान, इनकी बात करने वाले धर्म शासन और साहूकार, इन तीनों ने मिलकर किसान की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दिया। मतलब उनकी रीढ़ तोड़ने वाले पुरोहित मिलकर उनके दान दक्षिणा ले लेता था। यह सवाल ज्योतिबा फुले का था। ज्योतिबा फुले किसानों के नेता थे। उनके दबाव में अंग्रेज़ों को एग्रीकल्चरल एक्ट पास करना पड़ा। सवाल मज़दूरों का हो। दीनबंधु अखबार उस जमाने का मज़दूरों की आवाज़ उठाने वाला एक बुलंद आवाज़ हो गया था। मिल मज़दूरों में 14 घंटे तक काम करना पड़ता था। 1875 में एक कमेटी बनी। 1880 में मिल हैंड एसोसिएशन बना, जो पहला मज़दूरों का ट्रेड यूनियन बना। और आखिरी बार शिक्षा पर सवाल आता है, हंटर कमीशन 1882 में बना। हंटर कमीशन के सामने ज्योतिबा फुले एक सवाल पेश करते हैं कि शिक्षा पर देश कितना पैसा खर्चा करता है। जो ब्राह्मण को दान मिलता है, उस दान को बंद करके
उसे शिक्षा पर खर्चा किया जाना चाहिए। ये ज्योतिराव फुले का सवाल था। शिक्षा में निम्न स्तर की शिक्षा की बात करते हैं, ग्रामीणों की शिक्षा की बात करते हैं, उनके विशेष विद्यालय के लिए नुमाइंदगी करते हैं, 12 साल तक अनिवार्य शिक्षा की वकालत करते हैं। जी सर। शिक्षा को जो शिक्षक हैं उनकी सम्मानजनक वेतन हो, इसकी बात करते हैं। पाठ्यक्रम व्यवहारिक हो, इससे जुड़ा सवाल। नियमित स्कूलों में जांच हो, इसका सवाल उठाते हैं। जी सर। आज ज्योतिबा फुले आज के तकरीबन 150 साल पहले ब्राह्मणों को मिलने वाले दान को शिक्षा पर खर्चा करने की हिमायत देते हैं। 1838 का दौर था जब पिता गोविंद राव की मृत्यु हो जाती है। किसी भी तरह के ब्राह्मण को कर्मकांड करने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। वे शूद्र, अतिशूद्र और विकलांग को अपने घर पे बुलाते हैं, भरपेट खाना खिलाते हैं और जाते समय उनको एक एक किताब भेंट करते हैं। 150 साल पहले इस नायक को आज हम लोग कितना जानते हैं, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादातर इन क्रांतिकारियों, समाज सुधारक की चर्चा करते हैं, जैसे पेरियार, ललई सिंह यादव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गुरुदास शहीद उधम सिंह, संत गोडसे बाबा, रानी अवंती, लोधीबाई, फातिमा शेख, बहुत सी महान क्रांतिकारी रहे हैं। दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस महान क्रांतिकारी या किस बहुजन समाज के समाज सुधारक के चाहिए होगा, आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में जाके दोस्तों एक सजेशन दीजिएगा, वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू।